दोस्तों गुज़िस्ता कुछ महीना कबल शेख इसराइल इस्सू पर जूने फारान हॉस्पिटल के पास में हमला हो गया था, जिसमें हवाई फायरिंग भी हुई थी और लाठी काठी का भी इस्तेमाल हुआ था। कुछ मुलजिमीन गिरफ्तार हुए थे जो जमानत पर छूट भी गए, मगर आज इस केस में एक नया मोड़ आया कि अब्दुल मालिक फायरिंग मामले के फर्स्ट मुलजिम शेख मंसूर शेख बशीर, जो शेख रशीद साहब के भतीजे हैं, इनको अब्दुल मालिक फायरिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। दोबारा आज उन्हें इसराइल इस्सू मामले में भी फायरिंग करने के इल्ज़ाम में कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें पुलिस तहवील दे दी गई। यानी अब्दुल मालिक फायरिंग मामले के मुलजिम शेख मंसूर शेख बशीर को इसराइल इस्सू मामले में भी फायरिंग का मुलजिम बनाया गया है। इस बाबत सैफ न्यूज़ पर दीगर तफसीलात आप देखेंगे एडवोकेट वासिफ के जरिए। दोस्तों, मालेगांव शहर में बढ़ता अतिक्रमण यूँ तो साल भर तकलीफ देता है, लेकिन बारिश के अय्याम में इस अतिक्रमण की वजह से गटरें ढक जाती हैं और उसकी वजह से पानी की निकासी का प्रॉब्लम होता है। इसलिए 10 जून से मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंतबा दिया है कि 10 जून से कबल तमाम लोग अपने अपने अतिक्रमण हटा लें, गटरों को मोकला कर दें। बसूरत दीगर अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की जाएगी और अतिक्रमण के दरमियान में गाजबाना कब्जा निकालने के जो अखराजात होंगे वो भी अतिक्रमण करने वालों से वसूल किए जाएंगे। दोस्तों, ताई का डायमंड लॉन्च में कल जलसा हुआ, बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे, मगर एजाज बेग वहाँ दिखाई नहीं दिए, वहीं मुस्तकीम भी दिखाई नहीं दिए, शेख आसिफ भी नहीं दिखाई दिए। कल जलसे के बाद शोभा ताई बच्चाओं जब समाजवादी पार्टी ऑफिस आई तो वहाँ पर भी कुछ न कुछ लोगों में नाराज़गी पाई गई। वहीं एजाज बेग के अहम जिम्मेदार फारूक फैजुल्ला की जानिब से भी इल्ज़ाम लगाया गया कि हम लोगों को तलब नहीं किया गया। बहरहाल कांग्रेस के सदर इस इस्तिकबालिया जलसे से दूर रहे, इस बात पर भी शहर में चर्चा जारी है। मगर दोस्तों, ये इस्तिकबाल का सिलसिला, ये रूठना मनाना गुल पेशी, ये सब होता रहा, अब खत्म कर दिया जाए। मगर अब ताई से काम ले लेना चाहिए कि मालेगांव शहर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर मरकजी हुकूमत के से क्या पॉलिसी बनवाई जाए। उसके लिए एडवोकेट मुजीब मोमिन हुए, यूसुफ अब्दुल्ला हुए, इन लोगों से अच्छी ड्राफ्टिंग करके ताई के जरिए मरकज में टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए काम करवा लिया जाए। वहीं नार पार का एक बहुत बड़ा मसला है, जिससे मालेगांव ताल्लुके को काफ़ी राहत होगी। तो इस तरीके के बड़े काम में नार पार को भी लेते हुए इस जानिब कोशिश करना चाहिए। इंदौर मनमाड़ मालेगांव रेलवे ट्रैक के लिए भी मरकज की जानिब से कोशिश की जाए। इसके लिए शोभा ताई से कागजात तैयार करवाए जाए, उसके फॉलो अप के लिए हम लोग आगे जाएं। वहीं कांदे का भी एक बहुत बड़ा मसला है, अकलियतों के कॉलेजेस के दीगर प्रॉब्लम्स के लिए भी कहीं ना कहीं से तकलीफ आती है, जिसके लिए हम लोगों को अच्छी मनसूबाबंदी करते हुए, ताई से अच्छा तालमेल करते हुए, खुद काम के फॉलो अप में लगकर मालेगांव शहर को विकास की जानिब ले जाना होगा। कि गुज़िस्ता 50-60 वर्षों में जो फंड नहीं आ सका तो ताई उसका मुतबादिल हो सके, इसके लिए हम लोगों को भी कोशिश करने की ज़रूरत है। ताई को हमने चुन कर तो लाया, मगर अब काम लेना हमारी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, शिक्षक आमदार गुज़िस्ता दिनों ग्रेजुएट आमदार का इलेक्शन हुआ था, जिसमें सत्यजीत तांबे ने शुभांगी पाटिल को शिकस्त देकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल की थी। अब शिक्षक आमदार का इलेक्शन जारी है, होने वाला है। 7 जून फॉर्म दाखिल करने की आखिरी मुद्दत है। अभी तक 13 उम्मीदवारों ने फॉर्म हासिल किया है। शिक्षक आमदार के लिए 26 जून को पोलिंग होगी, 26 जून को शिक्षक आमदार की पोलिंग होगी। वहीं 1 जुलाई को इसका रिजल्ट जाहिर किया जाएगा कि कौन बना नासिक जिला हल्के से शिक्षक आमदार। फिलहाल शुभांगी ताई और दराड़े फैमिली के 2 अफराद मुकाबले में माने जा रहे हैं। यूं तो 13 अफराद ने फॉर्म दाखिल किया है, लेकिन अहम मुकाबला दराड़े और शुभांगी ताई पाटिल में ही माना जा रहा है। दोस्तों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, मोदी और राहुल के दरमियान जो ड्रामा जारी है, पूरे मुल्क की नज़र इस पर लगी हुई है। नीतीश कुमार को पलटू राम तो बोला जाता है, वो एनडीए के साथ जाते हैं, ये इंडिया के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर चंद्रबाबू नायडू अपने वादे पर खरा उतरते हुए मोदी से अपने मुतालबात मनवा रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय, वजारत दाखिला और स्पीकर का ओहदा भी तलब किया है। वहीं अपनी रियासत को के लिए भी कई मुतालबात किए हैं। मोदी हुकूमत की जानिब से हमेशा ये होता है कि अहम होदा वो अलायंस को नहीं देते, इसलिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार तो पहले से ही पलटी के चक्कर में, अगर चंद्रबाबू नायडू भी सरक गए तो हो सकता है कि राहुल गांधी मुल्क के नए वजीर आजम बने। बहरहाल नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के दरमियान में क्या होगा, पूरे मुल्क पर इसकी नज़र बनी हुई है। दोस्तों, गुज़िस्ता 3 जून को 2 रियासतों के नताइज सामने आए थे। आसाम में SKM सिक्किम क्रांति मोर्चा की हुकूमत बनी थी, वहीं अरुणाचल में बीजेपी ने अक्सरियत हासिल की थी।
मुमकिन है कि वहाँ बीजेपी का वजीर आला बन जाए। मगर गुज़िस्ता कल 2 रोज़ कबल तेलंगाना, आंध्रा और उड़ीसा के भी नतायज जाहिर हुए, जहाँ उड़ीसा में बेजू जनता दल के नवीन पटनायक जो 24 साल से वजीर आला थे, उनको करारी शिकस्त हुई। यहाँ बीजेपी और उनके मध्य मुखालिफ इलाकाई पार्टियों ने अक्सरियत हासिल की, यानी उड़ीसा में भी अब बीजेपी का जादू चल सकेगा। वहीं आंध्रा और तेलंगाना में जगनमोहन रेड्डी और रेवंत रेड्डी को शिकस्त देते हुए चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के साथ अलायंस करके तेलंगाना और आंध्रा में भी बीजेपी अलायंस के साथ में हुकूमत बना ली है। यानी चंद्रबाबू नायडू वजीर आला का हल्फ 2-4-8 दिनों में ले सकते हैं। यानी आसाम छोड़कर 4 रियासतों में बीजेपी ने हुकूमत बनाई। यूँ तो मुल्क भर में बीजेपी की फतेह मानी जा रही है, मगर इन 5 रियासतों में भी बीजेपी का असर दिखाई दिया, जबकि कांग्रेस और इंडिया अलायंस इन 5 असम्बली इंतखाबात में, इन रियासतों के असम्बली इंतखाबात में कोई वाज़ेह अपने वजूद का इजहार नहीं कर सका। दोस्तों, सुनने में आया है कि सिंधे सेना के कुछ अराकीन उद्धव ठाकरे के राब्ते में हैं और राहुल गांधी अलायंस के साथ ये लोग शामिल हो सकते हैं। बहरहाल इस खबर की कोई तस्दीक नहीं, मगर महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उससे बोला जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर है कि अजीत पवार ने बहुत सारे MLAs रुकन असम्बली को लेकर बीजेपी अलायंस में शमूलियत इख्तियार की थी, मगर अब सुना जा रहा है कि अजीत दादा पवार के 18 से 19 MLAs वापस शरद पवार से मिलने वाले हैं। रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया कि 1 या 2 रोज में अजीत दादा पवार के साथ गए हुए 18 से 19 MLAs शरद पवार के साथ में वापस आ सकते हैं। दोस्तों, नए सियासी इनकलाब की दस्तक है, इस बात को लेकर जमीयत उलमा हिंद के अहम जिम्मेदार मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा है कि नए सियासी इनकलाब का पूरा क्रेडिट मुसलमानों को जाता है। पूरे मुल्क में मुसलमानों ने बेदारी का मुजाहरा किया है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मालेगांव शहर में ही मुस्लिम वोटों ने सेकुलर उम्मीदवार को फतेह दिलाई। वहीं भिवंडी शहर में भी बालिया मामा की सेकुलर उम्मीदवार की फतेह में मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। वहीं मुल्क के बेशतर इलाकों में जहाँ जहाँ मुसलमान अच्छी तादाद में बसते हैं, उन्होंने बीजेपी मुखालिफ वोट देकर सेकुलर उम्मीदवारों को कामयाब किया। पूरे मुल्क में जो सेकुलर उम्मीदवारों का गिराफ बढ़ा है, उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा अरशद मदनी ने बताया। दोस्तों, इलेक्शनी नताइज में जहां बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिल सकी, मगर खातिर खास सीटें बीजेपी ने हासिल की। मगर हैरत अंगेज तौर पर मुल्क की 7 रियासतों में बीजेपी का सफाया हो गया है। मिजोरम, नागालैंड, लद्दाख जैसी 7 छोटी ऐसी रियासतें हैं जहां बीजेपी को 0 सीट मिली। दोस्तों, मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से अमूल कीरतकर जो शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार से महज 48 वोटों के फर्क से हारे हैं। यानी मुंबई में 6 सीटों में से 5 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा था। 1 सीट सिर्फ बीजेपी अलायंस को मिल सकी शिंदे ग्रुप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो भी 48 सीटों से। अगर 48 सीटें नहीं मिल पाती तो मुमकिन था कि मुंबई से सफाया हो सकता था। पूरे इंडिया के इलेक्शन में यही वो सीट वाहिद है जो सबसे कम फर्क से शिकस्त खाई। यानी मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से अमूल कीरतकर को महज 48 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। राम का नाम भी काम नहीं आ सका। मोदी को अयोध्या में भी शिकस्तों का सामना करना पड़ा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद लल्लू को माना जाता था कि ये बीजेपी से लल्लू राम चुनकर आ जाएंगे, मगर अयोध्या में कांग्रेस के उम्मीदवार ने लल्लू राम को करारी शिकस्त दी, जिस पर बोला जा रहा है कि बीजेपी के लिए राम का नाम भी काम नहीं आ सकता। मध्य प्रदेश के साबिक वज़राए आला अशोक गहलोत और कमलनाथ के बेटे को MP के इलेक्शन में MP में करारी शिकस्त हुई। यानी 2 वज़राए आला के बेटों को मध्य प्रदेश में MP इलेक्शन में शिकस्तों का सामना करना पड़ा। मुल्क भर में 15 फिल्मी सितारों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए उम्मीदवारी की थी, जिसमें से 11 उम्मीदवार कामयाब रहे। उनमें से हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज तिवारी, रवि किशन, कंगना रावत चुनकर आने वाले अहम फिल्मी सितारे माने जाते हैं, जबकि राज बब्बर, नरहवा समेत 4 फिल्मी सितारे इस इलेक्शन में हार गए। वहीं क्रिकेट की दुनिया से भी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। कपिल देव के वक्त में वर्ल्ड कप लाने में अहम रोल अदा करने वाले कीर्ति आज़ाद और यूसुफ पठान, इन 2 क्रिकेटर्स को भी पार्लियामेंट इलेक्शन में कामयाबी हासिल हुई है।
दोस्तों बीजेपी का इतनी सीटें कैसे कम हुई, इसकी कुछ खास झलकियां आपको बताते हैं कि यूपी में पहले बीजेपी की 62 सीट थी, इस वक्त तो 31 सीट आई। कर्नाटक में 25 सीट थी, इस बार 17 सीट आई। महाराष्ट्र में 23 सीट थी, मगर इस बार बहुत कम 11 सीट आई, 10 सीट आई। वहीं वेस्ट बंगाल में 18 सीट थी, 12 सीट आई। बिहार में 17 थी, वहाँ भी 12 आई। राजस्थान में 24 से सिमटकर बीजेपी 14 पर आ गई, यानी 6 रियासतों में पहले 169 सीट थी, अब इन 6 रियासतों में बीजेपी को महज 97 सीट ही हासिल हो सकी। महाराष्ट्र 48 सीटों में से एक उम्मीदवार वाहिद है जो आज़ाद चुनकर आए हैं, वो सांगली हलके से आए हैं। सांगली हलके से विशाल पाटिल आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो वसंत दादा पाटिल के पोते माने जाते हैं। दोस्तों केरला से मानसून निकल चुका है, पूना में शदीद बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ। मालेगांव शहर में भी हल्की बारिश के बाद में बारिश रुक गई। जिस हिसाब से गर्म हो रहा है और जिस हिसाब से पूना तक मानसून पहुंच चुका है, तो मुमकिन है कि 1 या 2 रोज़ में मालेगांव शहर में भी शदीद बारिश का इम्कान। फलस्तीन में आज 80 लोग हलाक हो गए इजरायली बमबारी में। हमास की जानिब से हमास को कॉम्प्रोमाइज़ के लिए राज़ी किया जा रहा है, लेकिन हमास ने कहा है कि जब तक फ़लस्तीन से फ़ौजी इनखिला नहीं होता, यानी इसराइली फोर्सेस जब तक बाहर नहीं होती, जब तक समझौते पर कोई बात नहीं हो सकती। वहीं मुल्क भर के ममालिक में बेशतर ममालिक फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क का दर्जा दे रहे हैं, मगर इसराइल अपनी बमबारी से वापस नहीं आ रहा है। इस बात को लेकर हमास भी सख्त रवैया अपनाए हुए। दोस्तों मालेगांव शहर में शेख अतीक सर जो जेटी हाई स्कूल में अपनी खिदमत, जेटी सीनियर कॉलेज में अपनी खिदमत अंजाम दिया करते थे, मुलाजमत से सबकदोश हो चुके हैं। 2 जून को वो रिटायर हुए। वहीं 3 जून को उनकी बेटी की शादी भी थी, जिसमें बड़ी तादाद में शहर के हर शोबे के सरकर्दा सियासी समाजी अफराद ने, तालीमी अफराद ने शिरकत की। डॉक्टर सुधीर तांबे साहब, शेख आसिफ साहब, यूनुस ईसा साहब, सखाराम गोड़के साहब, सलीम अनवर साहब, इकबाल बोस समेत राजू भोसले, बेशुमार गैर मुस्लिम अफराद भी इनकी शादी खाना आबादी में शरीक हुए। मुमकिन है कि शेख अतीक सर अब तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद अपनी समाजी खिदमत का दायरा मज़ीद बढ़ाएंगे।